नमस्कार। मैं रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल, जो कार्यक्रम है संवाद। तो आज हम लोग संवाद कार्यक्रम में मिलेंगे। हमारे ही जिले के रहने वाले हैं संदीप कुमार जी से, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं। लगभग एक दशक से पहले नई दिल्ली में और इस समय भोपाल में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जुड़े रहे, और इस समय बिजनेस स्टैंडर्ड में आप हैं। और तो कुछ पत्रकारिता के जो अंतरंग पहलू हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं, जानते हैं, उन पे हम लोग आज बात करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो स्वागत है संदीप जी आपका। तो सबसे पहला जो सवाल है कि जो मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है पत्रकारिता को लेके कि एक दशक से आप लगभग समय से हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो क्या आप बदलाव इन एक दशकों में आप देखते हैं? जब आप पत्रकारिता में एज ए स्टूडेंट आए थे तो आपने क्या सोचा था, और फिर आप जब आपने शुरू किया तो कैसा लगा, फिर अभी एक दशक से समय आपका गुजर गया, आगे बढ़ रहा है, तो ये पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं? 2006 में मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की। मुझे बस औपचारिक शिक्षा होगा, उससे पहले मैं आकाशवाणी में सक्रिय था। और जो अखबार को लेकर एक छोटे शहर कस्बे की युवा की का जो सोचना होता है कि मैं जाऊंगा और मैं ऐसा लिखूंगा, अपने आसपास की समस्याओं को उठाऊंगा और इससे शायद कुछ बदलाव आएगा, ये सब कुछ सोच के हमने पत्रकारिता का शिक्षण आरंभ किया। लेकिन जो पहला झटका हमें लगा वो शिक्षण के दौरान ही लगा। एक बड़े पत्रकार में नाम नहीं लगा, हमारे कॉलेज में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप किसी मिशन की तलाश में यहाँ आए हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, और सिर्फ एक प्रोफेशन है। उस समय तो बहुत बुरा लगा, हमें लगा हम बॉयकॉट कर देंगे और क्लास से बाहर जाना, ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। खैर, लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना समय बीत जाने के बाद अगर मुझे बोलना होगा आज के युवाओं से, तो मैं भी कुछ ऐसी ही बातें उनसे करूँगा। जहाँ तक बदलाव की बात है, जब से मैं पत्रकारिता में आया, सबसे बड़ा जो बदलाव मैंने देखा वो ये आपको ऐसे देखना होगा कि 1991 में जब से ग्लोबलाइजेशन आया, तो मेरी समझ कहती है ग्लोबलाइजेशन के बाद इकोनॉमी में बूस्ट आया। चूंकि मैं आर्थिक अखबार में काम करता हूँ तो इस तरीके से इस चीज़ को देखता हूँ मैं। और 1991 से 2010-11 तक जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दशा में थी, उस समय हर जगह पैसा था, अखबार में भी, जर्नलिज्म में भी पैसा था। 2008 के वित्तीय संकट के बाद भी कोई ऐसा झटका हमारे देश को लगा नहीं था, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जो मेजर जो चेंज आया है वो 2010 से 2020 के दशक में ही आया है, जिस पे आपका सवाल है जी। वो इसलिए आया क्योंकि जब इकोनॉमी में पैसा और बाजार में, बिजनेस में पैसा कम हुआ, तो अखबारों की, मैं अखबार बोलूं तो अपन इसमें सारा मीडिया लगभग शामिल करके बिल्कुल। उनकी जो निर्भरता थी वो सरकारी विज्ञापनों पे बढ़ने लगी। कॉर्पोरेट के पास पैसे कम थे, विज्ञापन कम आ रहे थे। और आप लोग को शायद मालूम ही होगा कि कोई भी अखबार जो आप खरीद रहे हैं वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के 10% या 20% पे आप खरीद रहे हैं। एक अखबार जो आप 5 रुपए में लेते हैं उसकी प्रिंट कॉस्ट करीब 20 से 30 रुपए आती है, तो वो 5 रुपए में या 4 रुपए में या 3 रुपए में या 2 रुपए में आपको कैसे मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि विज्ञापन जो है उसकी कीमत से कोई लागत वसूली होती नहीं है अखबार मालिकों की, वो पूरा पैसा विज्ञापनों से आता है। और जब ये विज्ञापन बाजार से मिलने कम हुए, सरकारी विज्ञापनों पे जब आपकी निर्भरता बढ़ेगी, आपको सरकार की बात सुननी होगी, सरकार जो टोन चाहती है वो आपको वही देना। ये बहुत बड़ी वजह थी जो आप पत्रकारिता में जो चेंज देखते हैं। एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, वो तुरंत जहन में आ रहा है कि पहले हम लोग देखते थे, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो केवल दूरदर्शन था और आकाशवाणी थी, हम लोगों के पास वही माध्यम थे। कुछ अलग जानने के लिए कभी बीबीसी सुनता था आदमी, कभी रेडियो डाइजोविली सुनता था, या जापान रेडियो, या हमें वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता था, लेकिन हम लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था। तो जिस दौर की आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद एक ये भी बदलाव आया कि निजी क्षेत्र की उसमें बहुत सारी भागीदारी आई, और बहुत सारे चैनल हम लोगों के सामने दिखाई देने लगे। तो कहा जाता है कि एक तरह से कहा गया कि दर्शकों के सामने बहुत सारा विकल्प हो गया, और अब एक तरह से सूचनाएं नहीं आ रही हैं, कई तरफ से सूचनाएं आ रही हैं। तो क्या दर्शकों के सामने वास्तव में इतना विकल्प हो गया, और वो सारी सूचनाएं जो एक जगह से आती थी वो कई दिशाओं से आ रही हैं, और सब कुछ एक दर्शक के लिए जानना आसान हो गया, और वो से जानकारी मिल पा रही है वास्तव में? लेकिन मुझे ये लगता है कि दर्शक के सामने इसमें संकट बढ़ गया।
क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं सूचनाएं जो कई तरफ से आ रही हैं, ये एक तरह का इल्यूजन है, एक भ्रम है। आप अगर किसी चैनल को आप गंभीरता से दिन भर देखेंगे तो वो शायद 5 या 6 खबरों को पूरे दिन च्युइंगम की तरह ताकता है। और आप किसी चैनल के दफ्तर में जाएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि सुबह सुबह जो प्रोड्यूसर आते हैं वो अखबार खंगालते हैं भाई, इनमें से कौन सी खबरों पे पैकेज बना के दिन भर हम चला सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे, जब आधे एक घंटे की न्यूज़ कैप्सूल आते थे चैनलों में तब तक ठीक था, जब 24 घंटे चलाने की आपकी मजबूरी हो गई तो आपके पास कंटेंट का टोटा हो गया। तो खबरें तो कई जगह से आ रही है, लेकिन आप ध्यान दें वो खबरें एक ही तरह की, उनमें विविधता आपको नहीं मिलेगी। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, आप कई बार मैं झुझला जाता हूँ, टीवी बदलता रहता हूँ, लगभग एक जैसी खबरें, या तो विज्ञापन चल रहा होता है या कोई एक ही खबर किसी न किसी एंगल से वो चल रही होती। और जो भी खबरें चल रही है, ये विषयांतर हो रहा हूँ थोड़ा सवाल नहीं, कोई बात नहीं, उनमें से कुछ भी मुझे तो न्यूट्रल नहीं लगता है। मेरा शक इतना बढ़ गया है खुद पत्रकार होने के बाद कि सब कुछ लगता है किसी एजेंडे से संचालित हो रहा है और उसी के बनिस्बत वो उसको पेश करते हैं। तो ये एक सवाल फिर ये यहाँ पे आता है कि इतनी सारी सूचनाएं, हम कहते हैं कि हमारे पास उपलब्ध विकल्प है, लेकिन हम फिर भी जो है वो कुछ जान नहीं पा रहे हैं। तो एक आम जो दर्शक है, एक आम जो पाठक है, जैसे मैं मान लीजिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे सामने चार पांच बड़े अखबार हैं हिंदी के आते हैं, या टेलीविजन चैनल जो भी 8-10 तो हमारे सामने है। तो फिर मैं एक साधारण दर्शक हूँ या पाठक हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरे सामने फिर क्या विकल्प है? मैं सच कैसे जान पाऊँ कि क्या हो रहा है वास्तव में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी मतलब मुझे तो लगता है किसी भी पाठक को तलाश करना होगा, और केवल विवेक ही आपका साथ दे पाएगा इसमें। अखबारों की बात करें तो उनकी पक्षधरता ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है। अपन पीछे जाए, आपातकाल के दौर की बात करें तो बड़ा अखबार था, आपातकाल के इस कदर समर्थन में था कि उसको टाइम्स ऑफ इंदिरा बोला जाता था। मैं नाम नहीं लूंगा अखबार का। बिल्कुल। उसी समय एक अखबार जो था वो अपना एडिट पे ब्लैंक स्पेस के साथ छोड़ रहा है, व्हाइट स्पेस के साथ, कि लिखना लायक कुछ है। तो अखबारों की पक्षधरता तो हमेशा रही, अभी थोड़ा बढ़ गई है, एकांगी हो गई है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपको सूचित होइए, शिक्षित होइए और अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने काम की चीजें आपको फिल्टर करके लेनी पड़ेगी। कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो आपको बिल्कुल न्यूट्रल खबरें दे रहा है या निष्पक्ष खबरें दे रहा है। जी, आप मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो भी जितनी तरफ से सूचनाएं आ रही हैं उसे लीजिए, सुन लीजिए, पर अपने विवेक का जरूर उसमें इस्तेमाल करिए और उसके बाद तय करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे एक और सवाल आता है कि जो अखबार और टीवी है उसके बरक्स जो हम देखते हैं इस समय नए दौर में कि बहुत सारी वेबसाइटें आ गई, बहुत सारे बड़े पत्रकारों ने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए, कई लोगों के तो 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं। और तो ये क्या बदलाव है जो हम लोग क्या देखें आगे चल के, कि या अभी या 2025 में 2030 में हम लोग क्या देखें कि ये परिदृश्य क्या बदल जाएगा? क्या वेबसाइटों का ही जमाना आ जाएगा? क्या जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनकी पत्रकारिता थोड़ी कठिन हो जाएगी और उन पे भरोसा थोड़ा कम हो जाएगा और इस तरह से ही ये दिशा जाएगी? इसमें क्या क्या हम लोग बदलाव देखते हैं और क्या आगे हम लोगों को क्या लगता है कि होने वाला है? ये जो आपने बात बोली है, एक तरह से देखें तो एक बड़ा घिसा हुआ रेटोरिक है कि प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी है, वो दुधारी तलवार। तो ये उससे जुड़ा हुआ है कि यूट्यूब या वेबसाइटों की पत्रकारिता की जहाँ तक बात करें, उनके साथ एक अच्छी बात यह है जो लोग इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं उनको किसी संगठनात्मक ढांचे के दबाव में काम नहीं करना पड़ता। तो ये उम्मीद उनसे आप कर सकते हैं कि शायद वो एक हद तक आपको निष्पक्ष खबर दे पाएंगे, जैसा कि अभी किसान आंदोलन के दौरान आप देख भी रहे हैं, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से कई लोग इस तरह की रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं। तो ये एक संभावना तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया या मुख्यधारा का मीडिया जिसको हम बोलते हैं वो इससे प्रभावित होगा। अब भविष्य तो कोई जानता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो री इन्वेंट करेंगे खुद को। टेलीविजन जब आया तो कहा गया कि रेडियो जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन रेडियो ने री इन्वेंट किया खुद को, एफएम के रूप में हमारे सामने अब तो खबरें भी वो दिखाने लगे। तो इतना वर्चस्वशाली है मेन स्ट्रीम मीडिया और इस तरह से कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी को कि वो हार नहीं मानेगा। वेबसाइटों और यूट्यूब का भविष्य मुझे लगता है कि नकारखाने में तूती की तरह बजते तो रहेंगे, लेकिन उनको ओवर पावर कर देंगे, ये संभव नहीं लगता। एक वर्चस्वशाली पे मुझे बात याद आ गई, मैल्कम एक्स की, जो अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो जो मीडिया है वो जो शोषक लोग हैं उनसे ही प्यार करना सिखा देगा, और जो शोषित लोग हैं लोग उन्हीं से, आप दर्शक और पाठक उन्हीं से नफरत करने लगेंगे। तो ये तो वर्चस्व है उसका और उसकी जो ताकत है वो तो असीम है, ये तो मानना ही पड़ेगा।
एक इससे ये भी सवाल आता है कि हम लोग जिस एरा में हैं 2010 के बाद लगभग माने तो सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव आया और उसके दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पे तो कोई नियंत्रण ही नहीं है, जिसको जो मन आए सो लिख दे रहा है और बहुत सारी अफवाहबाजी है। कई बार उसको लोग जो कहते हैं कि उसने तो बहुत सारे नरसंहारों में, सांप्रदायिक दंगों में भूमिका उसकी बड़ी खराब होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो मुख्य धारा की मीडिया जो गैप छोड़ती है तो सोशल मीडिया उस गैप को भर देती है, तो इसलिए उसकी भूमिका है। तो क्या हम देखते हैं कि ये क्या बदलाव और इसकी जो भूमिका है उसको कैसे हम देखें, कैसे आगे बतौर पत्रकार आप उसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से अगर किसी बदलाव की अपन बात करें कि कुछ आ रहा है या आ सकता है, तो वो उसी हद तक संभव है जिस हद तक उसको कंट्रोल करने वाले लोग चाहते हैं, और उसको कंट्रोल करने वाले लोग सत्ता के साथ रहते हैं, ये छिपी हुई बात नहीं। और सत्ता या देश की हो या मीडिया की किन हाथों में है, इससे भी हम तो अच्छी तरह बात करें। मीडिया की जातीय संरचना पे आप बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 8% देश के 8% तबके का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, वो मीडिया पे 100% कॉपीज हैं, यानी वो जो उनको जो खबर इंपॉर्टेंट लगती है वो वही आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया की बात अगर हम सोचें कि फेसबुक या ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड करा देने से कोई बदलाव आता है, ये क्षणिक तो है, ये बदलाव आ सकता है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसके जो ऑनर हैं वो क्या चाहते हैं। अगर वो कुछ बदलाव आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि उनकी इच्छा के परे जाके आप यहाँ कुछ कर लें। अगर वो कुछ हो रहा है, वो या तो प्रेशर रिलीज करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो जाने दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम उसी पूंजी के आएंगे जो देश को और सत्ता को संचालित करे। जी बिल्कुल। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं कि अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रही कि जो भी सिर्फ भारत की बात नहीं है, हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं कि जो भी खबरें अगर सत्ता के खिलाफ जा रही हैं तो जो सोशल मीडिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन खबरों को डाउन कर देते हैं। वो खबरें जो है बहुत कम लोगों की रीच कम कर देते हैं, वो खबरें बहुत कम लोगों तक पहुंचती हैं। एक जो कंसर्न है, हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और एक कंसर्न है जो कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो जब लोकतंत्र है तो उसके पैमाने भी होते हैं, जो मीडिया कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा एक पिलर है। लेकिन जब भारत का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसकी जो पत्रकारिता इंडेक्स जो एक बनता है और जो उसकी एक साख जो दुनिया में बनती है, उसमें कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो पत्रकारों के लिए ये कितना कठिन समय है या कितना आसान समय है, और कैसे कोई स्वतंत्र पत्रकार जो कुछ करना चाहता है उसके लिए कैसा दौर है, कैसा समय है, ये आप उसे कैसे देखते हैं? ये देखिए, बहुत बड़ी विडंबना कही जाएगी कि आज पत्रकारिता, पत्रकारों की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो दोनों तरफ से जा रही है। एक तरफ तो आप सत्ता के लिए मुखर होकर बोल रहे हैं, उनकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अपन ना। दूसरी बात, जनता की नजरों में भी आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल आप गंवा बैठे। अखबारों में, हिंदी अखबारों में और दूसरे भाषाई चैनलों में आप देखिए 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली में, उसकी जिस तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग की गई और सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत जो उसने रिकूप किया, नहीं तो मुझे ये लगता है कि जनता प्रिय अखबारों को और पत्रकारों को पसंद नहीं करती। इतने लोग ट्रेन में आ जा रहे हैं, मैं मुझे बताने में डर लगता है कि मैं पत्रकारों को भी लोग गालियां देने चालू कर दें, क्योंकि उनको मालूम है कि एक पर्टिकुलर एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये तो है कि दोनों तरफ से आप गंवा रहे हैं। तो ये फिर एक सवाल हमारे सामने ये भी आएगा, अंत में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे हम लोगों के, जैसे आप युवा थे, आप कुछ सोच के आए, वैसे बहुत सारे युवा हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, एक आकर्षक क्षेत्र है ये। बहुत सारे लोग जो बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि मैं भी सोच रहा था कभी किसी दौर में कि मैं पत्रकार बनता तो अच्छा रहता। तो बहुत सारे लोग जो जो युवा सोचते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा, वो क्या सोच के आए, कैसे आए और वो कैसे काम कर सकते हैं, उनके लिए कितना अवसर है और कितनी दिक्कतें हैं? देखिए, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, बात की जाएगी फिर। अगर आप कोई बड़ा काम सोच रहे हैं, कोई बड़ा परिवर्तन कर देंगे पत्रकारिता में, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको निराश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक पेशे के रूप में पत्रकारिता को चुन रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि बहुत ही लो पेड जॉब है, बहुत अच्छा वेतन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, छिटपुट बदलाव के लिए अगर आप, और एक बात यह है कि अखबारों में या पत्रकारिता में, जैसे मैं इसे बोलता हूँ पत्रकार हूँ, लोग बोलते हैं किस चैनल पर, तो युवाओं में जो आकर्षण है वो मुख्य रूप से वो टेलीविजन मीडिया का ही है। अखबारों में काम करना बहुत ही अनसन टाइप का काम है, बहुत ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ख्याति होगी, लोग आपको जानेंगे, पैसे बहुत अच्छे नहीं मिलते, फिर भी आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पर यह तय है कि किसी बड़े संस्थान में रह के, किसी संगठनात्मक ढांचे के भीतर रह के बहुत मन का काम कर लेना
बहुत मुश्किल काम है ना, क्योंकि आपके रास्ता रोकने वाले बहुत सारे लोग होंगे वहाँ। और अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपके सामने सर्वाइवल की समस्या है। और पत्रकारिता का पेशा आप चुनना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने आज कोई चैनल या कोई अखबार ज्वाइन किया और अगले दिन से आपकी बाइलाइन छपने लगी है या आप चैनल का चेहरा बन गए। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत आसानी है, उसमें बहुत सारे समीकरणों का ध्यान रखना होता है। केवल आपका स्किल या आपका पत्रकारी कौशल आपको आगे ले जाएगा, ये जरूरी नहीं। शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत रही आज और हम लोगों ने तमाम पहलुओं को देखने का प्रयास किया। ये क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसमें तो अभी बहुत सारी बातचीत की गुंजाइश है और जरूर हम लोग आगे किन्हीं और कार्यक्रमों में उसको ले आने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे थे संवाद कार्यक्रम यूट्यूब चैनल संकल्प का, और जो आप इस कार्यक्रम के बारे में जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं उससे भी आप जरूर हमें अवगत कराते रहिएगा। उससे हमारा और भी मनोबल बढ़ेगा और हम आगे जरूर फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। नमस्कार।